अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाला रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो या फिर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, देश में विपक्षी दलों के नेता इस पर राजनीतिक विरोध करते रहे हैं। उन्हें देश के लोगों के हित से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन भले ही बना लिया हो, लेकिन गठबंधन के नेताओं में आपसी एकता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर देश को आगे ले जाना है तो विपक्षी दलों को अपना रवैया बदलना होगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि देश में केवल गरीब, महिला, युवा और किसान सिर्फ 4 जातियां हैं। हमें इनके विकास के लिए काम करना होगा। यह कहना है आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री व मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर का, जिनसे अमृत विचार के वरिष्ठ संवाददाता रमेश चंद और संवाददाता वीरेंद्र पांडे ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की, जिनका उन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। जब उनसे सवाल किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले अनुसूचित वर्ग को प्रभावशाली नेतृत्व क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किया और उनका जो नॉलेज था, उनको 20वीं सदी का सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया गया जी। नेतृत्व के लिए निश्चित तरीके से समझ होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल नेतृत्व ही ठीक हो। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान बना और आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी की प्रतिमाएं लगी हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की लगी। जबकि चुनाव संविधान सभा में जाने से भी कांग्रेस ने उनको हराया और उसके बाद 1952-1956 में जो चुनाव हुए, 2 चुनाव उनको बाद में कांग्रेस ने एमपी का चुनाव उनको हराने का काम किया। तो चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक समाज का, पूरे देश के समाज के लोगों का एक नेतृत्व करने का काम किया और एक दुनिया को राह दिखाने का काम किया। जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं वो अपने को अगर अनुसूचित जाति का लीडर बनने का प्रयास करेंगे तो फेल होंगे। आदरणीय, अगर आप देखें तो डॉक्टर अंबेडकर जी सर्व समाज की बात की उन्होंने। अनुसूचित जाति और पिछड़े कुचले वंचित लोगों का अधिकार दिलाया, उनको अधिकार दिलाने के लिए काम किया। लेकिन उन्होंने बात जो की वो सर्व समाज की। संविधान में भी सर्व समाज की बात हुई। इसलिए मैं अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग भी हैं, वंचित तबके के लोग हैं, उनको सर्व समाज को लेकर के चलना होगा। अनुसूचित जाति, उनका समाज अपने आप उनके पीछे खड़ा हो जाने का काम करेगा। जब भी जनगणना होती तो जातिगत ही होती है जी। और इसीलिए जहाँ जहाँ शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं मिलते जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उनका जाति सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो जातिगत जनगणना ऑलरेडी होती ही है। और जातिगत जनगणना के साथ साथ में कितना क्वालिफिकेशन है, कितने साक्षर लोग हैं, कितने लोग निरक्षर लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उनके जेंडर की भी गणना होती है, जाति आधार पे भी गणना होती है। और लोग भारत के संविधान के बनने के पहले भी जाति गणना हुई। अगर गणना नहीं हुई तो 23% SC/ST को रिजर्वेशन क्यों दिया गया आबादी के अनुपात में, और 54% पिछड़े वर्ग की आबादी मान करके उनको मंडल कमीशन के तहत 27% का आरक्षण क्यों देने का काम किया गया। इसलिए जातिगत गणना होती ही है। ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं, ये उपजातीय गणना की बात कर रहे हैं। उपजातियों की भी गणना होती है, लेकिन उनका डिक्लेरेशन नहीं किया गया। मैं कह रहा हूँ, इनकी जो विपक्ष की डिमांड है, ये डिमांड नहीं है, पूरे देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने में एक सबसे बड़ी बाधा बनने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जाति या गरीब तबके के लोग, वंचित तबके के लोग, उन सब के लिए ये नुकसान करने का काम करें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, ये 4 जातियों को हम मानते हैं। ये इसका वर्णन करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। देखिए, कम्युनिस्टों का जो भी लक्ष्य था, उस लक्ष्य को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सारे लक्ष्यों को खुद ग्रहण कर लेने का काम किया।
तो आज लोगों को कोई भूखा नहीं है। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने गारंटी ली 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। ये मोदी जी ने सबके इलाज की गारंटी, सबको ज़रूरत की चीज़ें, किसानों के खाते में पैसा, सारी सुविधाएं, लोगों को आवास, सारी सुविधाएं देने का काम किया। इसलिए जो इनके उद्देश्य थे वो अपने आप ख़त्म हो गए। गांव-गांव तक के सड़क पहुंच रही हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, सभी सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए कम्युनिस्टों के जो उद्देश्य थे, एक तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको खुद आत्मसात करके और ज़मीन पे उतार देने का काम किया। अब कम्युनिस्टों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। देखिए, इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, वो सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जितने उसमें दल के लोग हैं सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए आपस में टकराव होता है। असेंबली के चुनाव में समझौता करेंगे नहीं, पार्लियामेंट में समझौता होगा, उसका कोई मायने नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन जो लोग भी विपक्षी दल के लोग हैं उनके लोगों को भी मोदी जी के द्वारा सारी सुविधाएं मिली हैं। 30 से 35% विपक्षी दल के मतदाताओं का वोट लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को मिलेगा, एनडीए गठबंधन को मिलेगा, भाजपा के नेतृत्व को मिलेगा। मैंने लखनऊ से हरदोई और शाहजहांपुर तक के नेशनल हाईवे इसका पास कराया, वो पूरा हमारे क्षेत्र में बनना है। हमारे मलियाबाद के माल के इलाके में एक जो है टेक्सटाइल का बड़ा हब बनने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है। लखनऊ के चारों तरफ किसान पथ, माननीय राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके उसको पास कराने पर हमारे लोकल क्षेत्र में बनना है। हमारे सरोजनी नगर में भटगांव में वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल लगने का काम हो रहा है। तो इस तरीके से प्रत्येक गांव को खेल से जोड़ना, प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ स्कूलों के मामले हैं जहाँ पर बनने हैं, उनका लगातार प्रयासरत हूँ कि वो स्कूल बन जाने चाहिए। कुछ खेल के मैदान हैं वो बनने हैं। खेल के मैदान सब करीब जो लगभग गांव में कुछ गांव रह गए हैं, उनका बाकायदा क्लेरिफिकेशन हो गया है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि हर गांव में खेल का एक मैदान हो और सभी लोग जुड़े उन खेल के मैदान से। पूरा एक इसीलिए नारा मैंने दिया था कि खेल चला गांव की ओर। तो इस तरीके से गांव की ओर लोग खेलें और खेल चला गांव की ओर और गांव चला ओलंपिक की ओर। तो लोग इससे जुड़ने का काम करें और जुड़ करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा तो स्वस्थ भी रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे और एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, पत्नी परिवारवाद नहीं है, ये कार्यकर्ता है। अगर कोई काम कर रहा है तो एक घर के 4 लोग अगर पार्टी में काम कर रहे हैं, 5 लोग लगातार पार्टी में अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, तो ये काम करने का काम है। पार्टी में काम कर रहे हैं तो वो पार्टी के वर्कर हैं, ना कि रिश्ता एक अलग चीज़ है और पार्टी में काम करना अलग चीज़ है। तो वो पत्नी एक रिश्ते में है मेरी, लेकिन वो जिस तरीके से काम करती हैं, मैं समझ रहा हूँ मुझसे कम काम नहीं करती, बल्कि ज़्यादा स्तर पे काम बीजेपी का करती हैं और क्षेत्र में भी काम करने का काम करती हैं। कोई मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं किसी से प्रतिद्वंदिता मानता नहीं और मैं लगातार काम करता हूं और मैं समझ रहा हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोई है भी नहीं। ये देखिए, जो मैराथन है इससे लोग स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने को ताकतवर बनाएंगे, अपने को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे तमाम व्यसन से दूर रहेंगे, चाहे वो नशा हो, चाहे खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो शरीर को नुकसान करती हैं, ऐसे से दूर रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे और एक आंदोलन खड़ा होगा पूरे देश के अंदर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। 15 अगस्त 2020 को दिल्ली के लाल किले मैदान से बोला था कि हमारे देश के नौजवानों को नशे से बचने की ज़रूरत है। इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला भी 2047 तक जब विकसित भारत बनेगा तब नशा मुक्त भारत भी बनेगा। लेकिन मेरे बेटे आकाश किशोर की मौत जो है वो शराब के नशे की वजह से हो गई, इसलिए उनकी चिता में आग लगाते समय मैंने ये निर्णय लिया कि मेरी बहू तो विधवा हो गई, मेरा बेटे का बेटा बिन बाप का हो गया, कोई और बहू विधवा ना हो
कोई और लड़की विधवा ना हो, कोई और बेटा अनाथ ना हो, इसलिए नशामुक्त समाज आंदोलन का अभियान शुरू करने का काम किया। विपक्ष राजनीतिकरण कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि कोई भी व्यक्ति पूरे देश से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न आए, बल्कि राम राज्य चाहते हैं तो स्वच्छता अभियान चलाएं और शाम को एक दीप जला करके दिवाली मनाने का काम करें ताकि राम राज्य स्थापित हो सके, यानी सबको रोटी, कपड़ा, मकान, ज़रूरत की चीज़ें सबको उपलब्ध हो सकें, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बने, इसके लिए काम करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। विपक्ष तो आमंत्रण मांग रहा है, तो राम में अगर आस्था है तो उसमें आमंत्रण की ज़रूरत क्या है? मंदिर में जाने के लिए आमंत्रण की ज़रूरत है? अरे अपने आप जाना चाहिए। लेकिन वो मोदी जी से नफरत करता है विपक्ष, इसलिए जानबूझ करके नौटंकी करने का काम करता है।